इतना सस्ता और जुगाड़ का रॉकेट हमास ने तैयार किया है कि इजराइल पहुंच सकता है। इन सस्ते से रॉकेट के लिए इजराइल को अपने लाखों डॉलर की मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि गाजा की ओर से आया एक तिनका भी इजरायली डिफेंस के टारगेट पर है और वो इजराइल की सीमा में दाखिल हो उससे पहले नष्टो नाबूद किया जाना जरूरी है। हथियार शास्त्र समझिए और युद्ध में इजराइल के नुकसान को समझिए। हमास का सस्ता रॉकेट, इजराइल की महंगी मिसाइल, कीमत 100 से 500 डॉलर, कीमत लाखों डॉलर। इजरायली खुफिया एजेंसी और इजरायली एयरफोर्स की सारी ताकत इन जैसे बेहद कमजोर और हल्के रॉकेट को रोकने में लग रही है। हमास के अल-कुद्स ब्रिगेड ने ऐसा ब्रेन लगाया है कि इजराइल की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ आपको हमास के अल-कुद्स ब्रिगेड के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इजराइल के खिलाफ हमास की लड़ाई में अल-कुद्स ब्रिगेड फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। अल-कुद्स ब्रिगेड गाजा में हमास के बाद नंबर 2 संगठन है। 1981 से ये संगठन फिलिस्तीन में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ हिंसक जंग लड़ रहा है। अल-कुद्स के टॉप लीडर का नाम है जियाद अल-नाखला। ये खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहते हैं, लेकिन वहीं से अपने लड़ाकों को ऑर्डर देते रहते हैं। हमास कैसे इजराइल की वॉर स्ट्रेटेजी का तोड़ निकाल रहा है, इसकी कुछ और डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि युद्ध में जीत की गारंटी आर्थिक नुकसान की तुलना में हमेशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इजराइल के साथ ऐसा नहीं हो रहा। युद्ध में इजराइल को इतने बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि अमेरिका से अब इनकी सप्लाई शुरू हो गई है। ठीक यही किस्सा यूक्रेन में भी हुआ था। दरअसल यूक्रेन की सस्ती मिसाइलों के खिलाफ रूस को अपने करोड़ों डॉलर की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। हमास के सस्ते रॉकेट के खिलाफ इजराइल अपने महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी गाजा को जलाने की कीमत इजराइल को भुगतनी पड़ रही है। इजराइल ने इससे बचने के लिए आसमान में अपने सबसे खतरनाक परिंदे में से एक को पिंजरे से बाहर निकाला है। इस परिंदे वाले हथियार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इजराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके सुरंगों में छिप जाते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की सेना को उन्हें ठिकाने लगाने में परेशानी होती है। हमास ने गाजा में करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें बना रखी है। ये सुरंगें घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती हैं और हमास के इन सुरंगों का था लगा पाना इजराइल की सेना के साथ वहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए भी चुनौती बन गया है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इसीलिए इजराइल ने अपने सबसे ताकतवर जासूसी ड्रोन एल्बिट हर्मेस 450 को गाजा में उतार दिया है, ताकि जमीन के नीचे बसी हमास की दुनिया का नक्शा निकाला जा सके और वहाँ छिपे हमास के एक एक लड़ाके को मौत के घाट उतारा जा सके। इजरायली मीडिया का दावा है कि ये जासूसी ड्रोन निगरानी के लिए बेहद कारगर है। इसे इतना ताकतवर माना जाता है कि ये पाताल में छिपे दुश्मन का भी पता लगा सकता है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन एक बार में करीब 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक बताई है। एल्बिट हर्मेस 450 ड्रोन करीब 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और सबसे खास है इसका रेडार सिस्टम, जो जमीन के नीचे होने वाली हलचल का भी पता लगा सकता है, वो भी 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। इजराइल के पास दुनिया की सबसे लेटेस्ट तकनीक वाले ड्रोन मौजूद हैं। इजराइल के पास हमास के खिलाफ लड़ने के लिए अभी बहुत से हथियार भी हैं, जिनका इस्तेमाल इजराइल युद्ध जारी रहा तो जरूर कर सकता है। दूसरी ओर ड्रोन के स्तर पर हमास भी कमजोर नहीं है। कामिकाज़े ड्रोन टेक्नोलॉजी को ईरान के जरिए हमास के आतंकवादियों तक पहुंचाया गया है। इसके जरिए इजराइल की फौज के हर एक मूवमेंट को हमास के लड़ाके पहले ही जान लेते हैं। काले रंग का कामिकाज़े ड्रोन आत्मघाती हमला पर है। इसी ड्रोन के जरिए अभी तक IDF के खिलाफ हमास ऑपरेशन को अंजाम देते आया है। ये यूक्रेन में इस्तेमाल किए जा रहे ईरान के शाहिद ड्रोन का सस्ता वर्जन है। हमास की सुरंगों में अभी काफी हथियार बचे हुए हैं, जिसे जमींदोज किए बिना हमास का संपूर्ण विनाश संभव नहीं है। लेकिन इजराइल के साथ परेशानी ये है कि हमास ही अकेला दुश्मन नहीं है। लेबनान के हिजबुल्लाह भी हैं, यमन के हूथी विद्रोही भी हैं, जिनकी ओर से हमास के समर्थन में इजराइल पर मिसाइलों और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं जैसे कभी भी किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध भड़क उठे। यमन के हूथी विद्रोहियों ने फिर इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की है। इस वक्त लेबनान के हिजबुल्लाह से भी ज्यादा हमले इजराइल पर हूथी कर रहे हैं। इन हूथी विद्रोहियों का आका है ईरान। हूथी विद्रोहियों की मिसाइल लाल सागर से होती हुई दक्षिणी इजराइल के एलट शहर में गिरने वाली थी, लेकिन इजराइल ने लाल सागर से आती हुई उन बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया, क्योंकि दक्षिणी इजराइल के एलट शहर में उसका एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है, जिसने हूथी विद्रोहियों की मिसाइलों को पहचान कर मार गिराया। הלחימה נמשכת
אין הפסקת אש, אנחנו חוזרים על זה, אין הפסקת אש, אנחנו ממשיכים להילחם. हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर उतारा है, तो वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ भूमध्य सागर में जेराल्ड फोर्ड पहरा दे रहा है। इजराइल के पास खुद दुनिया का टॉप एयरक्राफ्ट सिस्टम मौजूद है। इजराइल इस वक्त गाजा में अपनी पूरी ताकत से जुटा हुआ है हमास के अंतिम लड़ाके की मौत तक। यमन से आती मिसाइल को इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सटीक हमले करने में माहिर है और मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है। इजराइल ने जब एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया था तो ये 100% सफल रहा था। हमास किसी भी स्तर पर इजराइल के सामने नहीं टिक सकता। लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का अंत क्या है? क्या किसी साजिश के तहत पश्चिमी एशिया को जलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इस वक्त जो साफ दिख रहा है वो ये कि गाजा की आग में आम फिलिस्तीनी मर रहे हैं, लेकिन उस आग में कई दूसरे देश हाथ सेक रहे हैं। दरअसल रूस, ईरान और चीन ये तीनों नहीं चाहते कि माहौल शांत हो, क्योंकि इन तीनों देशों को पता है कि पश्चिम एशिया उनके दुश्मन अमेरिका की कमजोर कड़ी है और इजराइल की वजह से अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है, क्योंकि गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये तीनों देश इसका फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों को अमेरिका के खिलाफ इन लोगों ने खड़ा करना शुरू कर दिया। पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों की संख्या अच्छी खासी है। अगर रूस, ईरान और चीन को ईरान, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे देशों का साथ मिल गया तो फिर पूरी बाजी ही पलट सकती है। इन सारे देशों के बीच इजराइल अमेरिका के खिलाफ एक होने की ताकत उस लेवल पर कभी नहीं रही जैसा कि दावा किया जाता रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच भी सुलगते मुद्दे हैं। 22 देशों का अरब संगठन शब्दों का खेल खेल रहा है। फिलिस्तीन में मानवीय मदद के नाम पर कुछ ट्रकों को भेजे जाने के अलावा इन देशों ने कोई कदम नहीं उठाया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने शब्दों से ही परमाणु युद्ध छेड़ते रहे हैं। जमीन पर उनका एक भी शब्द सही नहीं उतरा है। युद्ध में कमजोर का मारा जाना तय है और हमास इजराइल से बहुत 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 कमजोर है। लिहाजा गाजा चल रहा है। धो कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट ने इजराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है। आइए ये कि सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ईरान इससे 3 एटम बम बना सकता है। ईरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक पहुंच गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 60% तक संवर्धन कर लिया है। हालांकि 90% तक संवर्धन करने और बम बनाने में उसे कई महीने लग सकते हैं, यानी ईरान अब परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। ऐसे दावे इजराइल और अमेरिका लगातार करते रहे हैं। इजराइल ने हमेशा कहा है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। अमेरिका भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल की हाँ में हाँ मिलाता आया है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया बहुत बड़े युद्ध के बीच सुलग रहा है। ईरान से लेकर इजराइल और तुर्की से लेकर सऊदी अरब, गाजा पट्टी में हो रही बमबारी ने पूरे अरब वर्ल्ड को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे ने इजराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर ले आया है। इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है, क्योंकि ईरान कह चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ईरान अब हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर चुका है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल आयरन डोम से नहीं गिरा सकता और ईरान का दावा है कि इजराइल हो या फिर अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी मिसाइल के खिलाफ कोई दीवार काम नहीं करेगी। इस वक्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो खबरें हैं उससे लेकर सबसे सीक्रेट परमाणु अड्डे पर सबकी नजरें हैं। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट है। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहाँ है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट, जहाँ ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता के यूरेनियम संवर्धन करता है। ज्यादा बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं। ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोर्डो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। यहाँ भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यहीं यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। ईरान के पास अभी एटम बम नहीं है, ये बात तो पुख्ता तौर पर अमेरिका भी मानता है।
लेकिन इजराइल के पास एटम बम है, इससे कोई इनकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम है, जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। गाजा में बमबारी के दौरान इजराइल के मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इजराइल जिस बम को छुपाने की कोशिश कर रहा है वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की वजह बन सकता है, और अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये दुश्मनी और खतरनाक हो जाती है। Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। Any threat to use nuclear weapons is inadmissible. This further illustrates the urgency and imperative to achieve the objective of a Middle East zone free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction.